नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश को झकझोरने वाली सच्चाई सामने रखी। आतंक पर निर्णायक हमला, पाकिस्तान को करारा जवाब और सिंधु जल संधि जैसे समझौतों की असलियत। पीएम का साफ संदेश है, ये नया भारत है जो अब न केवल सुनता है बल्कि सबूत के साथ जवाब भी देता है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बड़े बयान। मैं 2 दिन से गुजरात में हूं। कल मुझे वडोदरा, दाहोद, भूज, अहमदाबाद और आज सुबह सुबह गांधीनगर, मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकालते रहेंगे। साथियों, नाइनटीन 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे
और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध का नौबत आई, तीनों बार भारत की सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने
डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिशन नहीं, भारत की बेटियों की बहादुरी का प्रतीक बन गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब हमारे जवान भी दे रहे हैं और सह भी रहे हैं। लेकिन अब हर शहादत के पीछे एक नाम होगा और हर सीमा पर सतर्कता से पहले ज्यादा कह सकते हैं कि अलर्टनेस देखने को मिलेगी। इसी पर आधारित ये बयान सुनिए पहले। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा, जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे और उसी का ये परिणाम रहा कि
हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं, जो पास में भी हमने देखा है। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने का भी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे। और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज्यादा बढ़ाएं। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहां पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहां से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा। तो वहीं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। नेहरू जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता रहे और उन्होंने आजाद भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी नीतियों, विचारों और लोकतांत्रिक सोच ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ाया। आज पूरे देश ने एक बार फिर उनके योगदान को याद किया और श्रद्धापूर्वक नमन किया। कड़ी में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनकी सोच, उनका विजन और उनका लोकतंत्र के प्रति समर्पण आज भी देश के मार्गदर्शन का आधार है। खड़गे ने यह भी कहा कि नेहरू ने भारत को विज्ञान, शिक्षा और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया और यही वजह है कि आज भी उनके विचार और आदर्श प्रासंगिक है। पार्टी ने देशवासियों से नेहरू जी की विरासत को समझने और उनसे सीख लेने की अपील की है। इसी के साथ ही कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दिल्ली के शांति वन जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी ने पुष्प अर्पित कर नेहरू को याद किया और कहा कि भारत के निर्माण में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। नेहरू की दूरदृष्टि, लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता और आधुनिक भारत के लिए रखने वाले उनके योगदान को कांग्रेस पार्टी आज भी अपना मार्गदर्शक मानती है। तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर पूरा देश इस वक्त उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी बीच दिल्ली में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को नमन किया। राहुल गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता भारत की मजबूत नींव रखी थी। लोकतंत्र की स्थापना में उनका योगदान अमूल्य है। उनके आदर्श आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए नेहरू सिर्फ पहले प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि एक विचारधारा के प्रतीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसने भारत को विज्ञान, शिक्षा, लोकतंत्र और समावेश की राह दिखाई। आज के दिन देश उन्हें केवल याद नहीं करता, बल्कि उन्हें के सिद्धांतों को दोहराने का संकल्प भी लेता है।
तो चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। निर्यातकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक रोड टैप यानी कि रीमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना के तहत अब अग्रिम प्राधिकरण धारकों, निर्यातान्मुख इकाइयों यानी कि ईओयू और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एसईजेड के काम करने वाली यूनिट्स को फिर से लाभ मिलेगा। ये नई व्यवस्था 1 जून 2025 से लागू होगी, जिसके बाद इन इकाइयों द्वारा किए गए सभी पात्र निर्यातों पर शुल्क और करों की छूट दी जाएगी। सरकार का ये कदम भारत के निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के इरादे से उठाया गया है। ये फैसला खासकर उन निर्यातकों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से इस लाभ की बहाली की मांग कर रहे थे। तो वही गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले गांधीनगर पूरी तरह तैयार है और माहौल पूरी तरह उत्सव में डूबा हुआ है। प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर गरबा कलाकारों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गरबा कलाकार कशिश पंचाल ने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करके बहुत ज्यादा उत्साहित होते रहे हैं और इस बार भी उतने ज्यादा ही उत्साहित है। वो भारत के लिए कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आज हम पारंपरिक और प्राचीन गरबा प्रस्तुत करेंगे। रोड शो से पहले रंग बिरंगे परिधानों में कलाकार सजे धजे मंच और गुजराती संस्कृति की झलक हर कोने में दिख रही है। तो वही कुवैत में भारतीय प्रवासियों के साथ संवाद करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती और पाकिस्तान की गिरती स्थिति की सीधी तुलना कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ शुरू हुई थी, लेकिन आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान हमसे 11 गुना पीछे है। सांसद दुबे ने इसका कारण भी साफ तौर पर बताया। जहां पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत से बदला लेना है, वहीं भारत की सरकार और जनता का मकसद है अपने लोगों को गरीबी से निकालना, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सुविधाएं देना। उन्होंने प्रवासी और भारतीयों को भरोसा दिलाया कि आने वाले सालों में भारत न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि वैश्विक नेतृत्व के रूप में भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। कि जो दो इकोनॉमी एक साथ स्टार्ट हुई, आज हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं और वो हमसे 11 गुना पीछे है। मतलब हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में कोई तुलना नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारत से बदला लेना, और हमारा एकमात्र उद्देश्य है, जो लीडर ने कहा कि हमारे यहां जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं, उनको हम कैसे गरीब से अमीर बनाएं, कैसे उनको प्रॉपर एजुकेशन दें, कैसे उनको हेल्थ दें। और उसका इंपैक्ट आपको यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि कुवैत में लोग आ रहे हैं, बहरीन में आ रहे हैं, सऊदी अरब में आ रहे हैं, तो लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं और उनके मन में जो है फीलिंग है। तो वो एक दिखाने की आवश्यकता है कि उसने युद्ध से क्या जीता और हमने अपनी यदि आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के उच्चायुक्त शिल्पक अंबोले के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर के अधिकारियों और थिंक टैंकों के साथ भी चर्चा की, जिससे द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। यह मुलाकात भारत और सिंगापुर के बीच साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बन गए हैं। उन्होंने अपने दूसरे बच्चे के जन्म की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिरकार इंतजार जो था वो खत्म हुआ। हमारे नन्हे बेटे के आगमन की घोषणा करते हुए बहुत आभारी, धन्य और प्रसन्न हूं। तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राचेल की ये दूसरी संतान है। इससे पहले भी दोनों की एक बेटी हुई थी। इस खुशखबरी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयों का तांता लग गया है। पार्टी नेताओं से लेकर आम जनता तक हर कोई इस मौके पर तेजस्वी यादव को शुभकामनाएं दे रहा है।
तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।